हेलो ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर केशव काळे। मैं औरंगाबाद में केबीसी यानी कालेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूँ एंड दिस इज द 7th लेक्चर फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑन अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर तक हमने यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कंप्लीट कर लिया था। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में कहा है कि हम लोग आज से सेल के जो अंदर ऑर्गेनल होते हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। तो बच्चों, इस स्लाइड में दो टिपिकल सेल्स दिखाए गए हैं, एक प्लांट का है और एक एनिमल का है। अब तक जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल वॉल दिखाया गया है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वहीं पे प्लांट सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब सेल के अंदर अगर एंट्री करके देखते हो आप, तो आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, जिसमें से बहुत सारी चीजें प्लांट और एनिमल में सेम होती है और कुछ चीजें अलग अलग होती है। जैसे कि दोनों सेल में न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर होता है और इस न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल या सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है डीएनए। डीएनए जो है, ये डीएनए हर सेल का फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, हर सेल के सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए के अलावा भी और कुछ चीजें होती है जो सारे हम न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, उसके अलावा ये जो है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन ये जो न्यूक्लियस से अटैच स्ट्रक्चर, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये L इज फॉर लाइसोसोम, L इज फॉर लाइसोसोम। ये बाकी और भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एनिमल सेल है इसलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन हम अगर प्लांट सेल में देखो तो देखो यहाँ पे भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक दूसरा नाम है, मैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वक्त वो बता दूंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हरे दिख रहे हैं ऑब्वियस है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो C इज फॉर क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बड़ा सा तालाब जैसा कुछ, तो भी इससे पहले भी मैंने इस पे बात की है। ये क्या है? वैक्यूल है, ये वैक्यूल। तो ये वैक्यूल है यहाँ पे। ये सारे स्ट्रक्चर एक बार सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं, अब हम इसके बाद एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें से अभी मैं कुछ नाम एनलिस्ट करूंगा। मैंने क्या क्या कहा है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस के पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम होते हैं, ऐसे ही पेरोक्सिसोम नाम के भी स्ट्रक्चर होते हैं, पेरोक्सिसोम। देन राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ग्राउंड सब्सटेंस ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म है, और ये तालाब जैसा है वैक्यूल। ठीक से देख लो। तो अभी हमने जो डायग्राम देखा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स वहां पे दिखे हैं, उसके अलावा भी होते हैं कुछ जो हम देखेंगे ही। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर है जिनके बारे में मैंने आपको अभी देखने के लिए कहा था। ये सारे ऑर्गन्स में एक चीज कॉमन है, इनको मेम्ब्रेन होता है बाहर से। इसमें राइबोसोम का नाम मैंने लिखा नहीं है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम सेल में है लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी ऑर्गन लिखे मैंने, इसके अलावा भी सेल में ऑर्गन है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इन सब में क्या कॉमन है? तो इनमें एक मेम्ब्रेन होता है, सॉरी इनमें मेम्ब्रेन होता है। वो सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन हो सकता है, लेकिन इनमें बाहर से मेम्ब्रेन होता है, सिंगल या डबल। अब इनमें से ये पहले चार जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन सब का मिलके बनता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टीम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टीम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इन सबके फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। अब मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, और पेरोक्सिसोम नाम के स्ट्रक्चर्स में भी है, ऑर्गेनल में भी है। लेकिन these three are not the part of
एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन इंडिपेंडेंट है, इनसे पूरी तरह से अलग है, इसलिए ये तीन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हम आज शुरू करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें पहला ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, रेटिकुलम इस वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क कशाचं तरी जाळं। तर समजा हा जर एक सेल असेल तर हे त्याचं सायटोप्लाझम आहे। सेलच्या आत युकॅरियोटिक सेलमध्ये या स्ट्रक्चरला म्हणतात न्यूक्लियस, त्याच्यामध्ये असतो डीएनए जो की सेलचे सगळे फंक्शन्स कंट्रोल करत असतो। आणि हा जो न्यूक्लियस असतो बाळांनो, याला कनेक्टेड एक असं स्ट्रक्चर असतं ज्याच्यामध्ये अशा आडव्या ट्यूब्स, म्हणजे असं इथं जरी उभं दिसलं असलं तरी अशा फ्लॅट ट्यूब्स असतात, आडव्या म्हटल्यापेक्षा फ्लॅट ट्यूब असतात। त्याच्या व्यतिरिक्त इथं अशा वेसिकल्स पण असतात आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काही ठिकाणी अशा ट्यूब्युल्स पण असतात, ट्यूब्युल्स। आणि असं हे याचं एक टोक हे बऱ्याचदा जनरली न्यूक्लियसला कनेक्टेड असेल तर दुसरं टोक हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला कनेक्टेड असतं। तर अशा होरिझॉन्टल ज्या सॅक आहेत पोरांनो, ज्याचं एक टोक न्यूक्लियसकडे आहे आणि दुसरं टोक प्लाझ्मा मेम्ब्रेनकडे आहे, कनेक्टेड असू पण शकतं आणि नसू पण शकतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला। तर असं हे जे स्ट्रक्चर असतं त्याला एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम म्हणतात। एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम मध्ये ह्या ज्या फ्लॅट सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, या फ्लॅट सॅक लाईक स्ट्रक्चर्सला म्हणतात सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। देन इथं असे जे गोळे गोळे असतात पोरांनो त्याला म्हणतात वेसिकल्स, वेसिकल्स। आणि तिसरं इथं असे जे ट्यूब्स मी दाखवले तुम्हाला, या मायक्रोस्कोपिक ट्यूब्सला म्हणतात ट्यूब्यूल, मायक्रोस्कोपिक ट्यूब्सला म्हणतात ट्यूब्यूल। मग मी जर विचारलं तुम्हाला की एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम कशाचं बनलेलं आहे, तर इथं या फ्लॅट सॅक लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे सिस्टर्नी, दुसरं हे गोळे 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 वेसिकल्स, आणि तिसरं ह्या ज्या लांब लांब ट्यूब आहेत त्याला म्हणायचं ट्यूब्यूल। तर या तीन गोष्टींना एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम बनलेलं असतं। एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम हे खूपच मोठं नेटवर्क आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी मोठा स्पेस ते सेलच्या आत ऑक्युपाय करून टाकत असतं। आणि त्याच्यामुळं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट म्हणजे सेलच्या आतला हा जो कंपार्टमेंट आहे, ही जी जागा आहे ही डिवाइड केली जाते दोन पार्ट मध्ये। त्यामध्ये एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलमच्या आतला जो पार्ट आहे याला म्हणतात इंट्रा, इंट्रा म्हणजे आत, ल्युमिनल कंपार्टमेंट, याला म्हणतात इंट्राल्युमिनल कंपार्टमेंट। आणि एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलमच्या बाहेरचा जो पार्ट आहे जिथे इतर सेल ऑर्गनल आहेत त्याला म्हणाल काय, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ल्युमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्युमिनल कंपार्टमेंट। मग आता हा जो एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम आहे याच्यामध्ये दोन पार्ट पडतात किंवा हे दोन वेगळ्या वेगळ्या टाइप्सचे असतात। एक आहे समजा इथं एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम वरती, किंवा मी एक वेळेला रब करून घेतो है, तो ये सेल है, उसका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो स्पेस है इसे इंट्रा यानी अंदर, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल माने ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन म्हणजे हे आतला हॉलो स्पेस, तो इसके ल्यूमेन के अंदर की जो जगह है उसे इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा जाता है। और बाहर जो है, उस बाहर जहां पे साइटोप्लाज्म के साथ साथ बाकी ऑर्गेनल है, उसे सेल का एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा यानी बाहर और ल्यूमिनल यानी ल्यूमेन के बाहर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के हैं। ईआर जो है उसमें दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, रफ, ईआर इज फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। किस पे बेस्ड है ये राइबोसोम पे बेस्ड है। सपोज मानो ये यहां पे दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ऐसे डॉट्स नजर आते हैं, आपको ऐसे डॉट्स नजर आते हैं, तो इन डॉट्स को, ये डॉट्स है क्या, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर है। और हमने प्रोकैरियोट्स के वक्त राइबोसोम का फंक्शन देखा था, जो यूकैरियोट्स में भी सेम है कि प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको ऐसे डॉट्स दिखे, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच आर एसोसिएटेड विथ A/W जो लिखा है, इट इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। और इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैन्युल मतलब छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्सला ग्रॅन्युल्स म्हणतात। तर इथे हे जे ग्रॅन्युलर, हे जे ग्रॅन्युल्स दिसतात त्याच्यामुळे याला ग्रॅन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असं म्हटलं जातं। दुसरा, जर का आपलं रायबोसोम्स इथं नसतील, वरचा मेम्ब्रेन हा सॉफ्ट असेल, स्मूथ असेल, तर त्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमला म्हणतात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किंवा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ए ग्रैन्युलर, ए फॉर अब्सेंट, क्या अब्सेंट है? ग्रैन्युल्स अब्सेंट है। ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखा हमने अब तक? तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा नेटवर्क है जो सिस्टर्न, ऐसे फ्लैट ट्यूब्यूल जिनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, उसके बाद ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बनता है। इसके ऊपर अगर राइबोसोम है बच्चों तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जो जगह है, अंदर का जो स्पेस है, उसे कहते हैं इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर का जो स्पेस है उसे कहते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब फंक्शंस की बात करते हैं इन दोनों के। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाते हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम तो है ही प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड फंक्शंस आपको याद रखने हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, उसके बाद रिस्पायरेशन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो एंजाइम्स है, ये बेसिकली करते क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं। वो एंजाइम जो है वो दे आर द कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट होते हैं। तो कैटालिस्ट होने की वजह से सपोज ए एंड बी एज द रिएक्टेंट्स जो सी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस कन्वर्जन की जो स्पीड है उसको एनहांस करने वाले को कैटालिस्ट कहा जाता है। अलग अलग टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, उसमें से एंजाइम भी एक कैटालिस्ट है, और ये एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारे एंजाइम्स के प्रिकर्सर माने रॉ एंजाइम, कच्चा एंजाइम, इमैच्योर एंजाइम। तो एंजाइम का रॉ मटेरियल या रॉ एंजाइम बनाते हैं, दे प्रोड्यूस द एंजाइम प्रिकर्सर्स, रॉ एंजाइम बना लेते हैं। साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, सेल के अंदर लगने वाले बाकी मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि इन सारे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उन प्रोटीन की मदद से आप न्यूक्लियस सेल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना सकता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना सकता है, जहां जरूरत हो वहां डैमेज है या फिर नए सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है। साथ में इधर ये जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल होंगे उनके मेम्ब्रेन बनाने में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। अब रही बात दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उस पे जाने से पहले एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी के बाहर का है और बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट हैज रोल इन द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो, ग्लाइको इज फॉर शुगर, तो ये जो प्रोटीन बनाता है, इन प्रोटीन में शुगर ऐड करने का काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि उसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोसाइलेशन में मदद करते हैं उसकी। और ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यू भी है। तो ग्लाइकोसाइलेशन यानी एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट इनटू द प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर ऊपर लिख रहा हूं फंक्शंस उसके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला काम है
लिपिड सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस, जैसे ये प्रोटीन बनाने में लगे हैं वैसे ये लिपिड सिंथेसिस करने में लगे हैं। दूसरा, ये लिपिड के अलावा क्या सीक्रेट करते हैं, तो स्टेरॉइड्स ये सीक्रेट करते हैं, स्टेरॉइड्स। सेकेंड इज स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो कई सारे हार्मोन्स बनाता है हमारे बॉडी में। स्टेरॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन जो है, स्टेरॉइड हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल बिहेवियरल पैटर्न्स रेगुलेट करता है, वो टेस्टोस्टेरोन। ऐसा ही फीमेल में इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो इस्ट्रोजन। साथ में ह्यूमन बींग्स में किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं या सुप्रारिनल ग्लैंड भी उनको कहते हैं, या एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, ऐसे कई सारे हार्मोन। ये जो नाम मैं ले रहा हूं हार्मोन्स के, वो आपको आज पता होना जरूरी नहीं है, इस पर एक अलग टॉपिक है, तब उस हार्मोन से रिलेटेड फंक्शंस और उनके बाकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना आपको जानना जरूरी है कि स्टेरॉइड जो है वो हार्मोन, मतलब स्टेरॉइड से हार्मोन बनते हैं या स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। स्टेरॉइड क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल है, तो स्टेरॉइड भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। साथ में बच्चों, मेरा हाथ ये जो फ्लेक्स हो रहा है, ये जो एक्टिविटी है, या मैं चल रहा हूं या फिर यहाँ पे लिख रहा हूं, ये सारे मस्कुलर एक्टिविटीज करने वाले मसल के जो सेल्स है आपके हाथों और पैरों में, ये मस्कुलर एक्टिविटी करने वाले सेल्स में, यानी मसल सेल में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करके रखता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर यूं कहो कि ये कैल्शियम जो होता है उसका रोल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में होता है। ये जो एक्टिविटी है, ऑल दीज एक्टिविटीज हम जो कर रहे हैं या करते हैं रूटीनली, वो मस्कुलर एक्टिविटीज होते हैं, और मस्कुलर एक्टिविटीज में मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल होता है, और ये कैल्शियम मसल के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड होता है, और उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल के अंदर कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कर रहा है वो कैल्शियम को स्टोर करके रख रहा है, कैल्शियम स्टोरेज। चौथा फंक्शन इसका है डिटॉक्सिफिकेशन। हम कई सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में, मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, कई सारे इन्फेक्शियस एजेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को डिस्ट्रक्ट करने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और मोस्टली ये लिवर के सेल्स में होता है। मतलब लिवर सेल जो है वो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, और लिवर सेल में कौन ये काम कर रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल के अंदर ये काम कर रहा है। तो नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। एक वर्ड एमसीक्यू है, ठीक से यही पे याद रख लो। तो डिटॉक्सिफिकेशन लिवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। साथ में बच्चों, हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा ग्लूकोज अंदर जाता है, या हम डायरेक्टली ग्लूकोज खाते हैं या खाने में से हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज को अगर जोड़ दो तो जो चेन बनेगी उसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और ग्लाइकोजन को अगर तोड़ दो तो जो इंडिविजुअल टुकड़े मिलेंगे उसको ग्लूकोज कहते हैं। ये भी टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में, ये बातें होगी जो मैं बता रहा हूं कि ग्लाइकोजन क्या होता है, उस स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है। अभी के लिए याद रखना, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को अगर ब्रेक कर दो, मतलब ग्लूकोज की चेन अगर कर दो तो ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दो तो ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजन बनाना और ग्लाइकोजन तोड़ना, इन दोनों के एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के साथ साथ जब जरूरत हो तब ब्रेकडाउन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। फिर से एक बार ब्रीफली, अब याद ही हो जाना चाहिए, इस बार आपको पूरा याद करना है। तो ये मानो सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं जो कि राइबोसोम है, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और ग्रैन्यूल्स अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और स्मूथ को ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन से ही एंजाइम बनते, तो ये एंजाइम को रॉ फॉर्म में बना लेते हैं। देन अलग अलग मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस में रोल है उनका, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लिवर सेल में। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, जिसमें कैल्शियम स्टोर्ड है बच्चों, और उस कैल्शियम का काम क्या है? तो उस कैल्शियम का काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एक ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन होता है, उसको हटाना। तो अब अभी के लिए इतना समझ लो कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। दूसरा ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पहली बार किसने देखा? तो जॉर्ज नाम के बंदे ने उसको पहली बार देखा था, लेकिन इसका नाम दिया गया है कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट के नाम पे। मतलब कैमिलो गोल्गी ने पहली बार इसे रिकॉग्नाइज किया कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और उसके नाम से, मतलब कैमिलो गोल्गी के ही नाम से इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिया गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी। और ये 1898 में था, दिया गया था ना। सो नाउ कहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स विजुअलाइज किया गया? तो एज कैमिलो गोल्गी वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो उन्होंने नर्व सेल्स को देखा था, नर्व सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखा था, नर्व सेल्स ऑफ आउल एंड कैट। आउल और कैट के नर्व सेल्स में पहली बार गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज किया गया बाय कैमिलो गोल्गी। देन अब इसको अगर देखें हम ठीक से, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ईआर में थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे स्ट्रक्चर थे वैसे ही फ्लैट स्ट्रक्चर यहां पे भी है। उधर भी उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, इधर भी सिस्टर्नी कहा जाता है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के जैसे एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, फिजिकली दे आर नॉट कनेक्टेड। अब इसका ओरिएंटेशन भी एक बार ठीक से अगर देखो आप, तो उन सब की कॉन्वेक्स साइड एक तरफ है और कॉन्केव साइड उसके अपोजिट तरफ है। द कॉन्वेक्स साइड इज कॉल्ड एज, इसमें दो साइड्स है सिस्टर्नी के, द कॉन्वेक्स, एंड दूसरा जो है वो कॉन्केव है। आप देख सकते हो कि एक ओरिएंटेशन फिक्स है, कॉन्वेक्स साइड एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्केव है। इस कॉन्वेक्स फेस को बच्चों कहा जाता है सिस फेस, कॉन्वेक्स और सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस, या फिर इसका तीसरा नाम है फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। वैसे ही मैच्योरिंग फेस यानी कॉन्केव फेस, तो कॉन्केव फेस का दूसरा नाम है, जैसा इसका सिस है वैसा इसका ट्रांस फेस है, ट्रांस। जैसे इसका फॉर्मिंग है वैसे इसका मैच्योरिंग फेस है। मतलब ये अगर सिस्टर्न है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो ये कॉन्वेक्स फेस इज सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस इज सिस फेस, और ये कॉन्केव इज अ ट्रांस फेस। इसे फॉर्मिंग कहेंगे, इसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? तो वो अलग अलग सेल और अलग अलग सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करने का और पैकेजिंग का काम करते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो डायरेक्टली सेल के बाहर या सेल के अंदर फंक्शन करने के लिए नहीं जाते, उनको पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाना होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद उनका पैकेजिंग होता है, ठीक से पैक करने के बाद वो प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई पी नाम का प्रोटीन बना लिया, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल है, उस वेसिकल में उस प्रोटीन को लिया जाएगा, और वो वेसिकल उस प्रोटीन को लेके जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस पे या फॉर्मिंग फेस पे, और वहां पे वो प्रोटीन डाल दिया जाता है सिस्टर्नी के अंदर।
इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन की होती है पैकेजिंग, प्रॉपरली पैकेज होता है और पैकेज प्रोडक्ट मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलता है सिस्टर्नी के, और उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट है जो सेल के बाहर किसी हार्मोन या एंजाइम की तरह रिलीज करना है तो रिलीज कर दो एक्स्ट्रा सेलुलरली, या फिर सेल के अंदर ही उसका काम है तो अंदर उसको काम के लिए यूज कर लो। मतलब इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर काम करने के लिए जो प्रोटीन्स आ रहे हैं, भले ही उनको बनाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली काम करने लायक प्रोटीन नहीं बनते, उनकी पैकेजिंग करना जरूरी होता है और वो पैकेजिंग होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और इसी वजह से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही मिलता है। इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है लाइसोसोम को फॉर्म करना। दे आल्सो प्रोड्यूस लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का तीसरा ऑर्गेनल है जो इसके बाद ही हम लोग पढ़ने वाले, उस तीसरे ऑर्गेनल को बनाने वाला होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देन इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन, देखो बच्चों, ग्लाइको यानी शुगर और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। साथ में ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, देखो ग्लाइको यानी शुगर और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ग्लाइको यानी शुगर, लिपिड मतलब फैट या लिपिड। तो आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अगर चिपका के मॉलिक्यूल बनाते हो तो वो बन रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को चिपका के अगर बना रहे हो तो वो बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, साथ में लाइसोसोम बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स निकले हैं उनका मॉडिफिकेशन, ये सारे फंक्शंस जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। मैंने आज क्या पढ़ा है आपको? मैंने बताया कि सेल में अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन चारों के फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी आपको समझ में आया कि कैसे ईआर जो है उसके प्रोटीन को मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, तो इनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइसोसोम और वैक्यूल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस इंटर रिलेटेड फंक्शनिंग की वजह से ये चारों मिलकर बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। भले ही माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम्स में मेम्ब्रेन हो बाहर से, लेकिन वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा इसलिए नहीं कि उनकी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है। एक बार पॉइंट्स रिकॉल कर लो मेरे साथ। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें अगर राइबोसोम है तो आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ का दूसरा नाम अग्रेनुलर, रफ का दूसरा नाम ग्रैन्युलर। रफ का काम प्रोटीन सिंथेसिस, रफ का काम मेम्ब्रेन बनाना, बाकी सारे रफ का काम ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, स्मूथ का काम लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन। साथ में जो मसल सेल्स होते हैं उनमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ। क्या कहते हैं उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करता क्या है वो? कैल्शियम स्टोर करता है। क्यों चाहिए कैल्शियम? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। कैसे? वो जानने के लिए देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट के लेक्चर्स। लेकिन अब दूसरा जो ऑर्गन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus। ये भी ऐसे फ्लैट सिस्टम से बनता है, लेकिन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है वैसे यहाँ पे नहीं होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम कैमेलो गोल्गी के नाम से लिया गया है। उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। कैमेलो गोल्गी ने नर्व सेल में ऑल या कैट के ऑल और कैट के नर्व सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज किया था। उसका जो कॉन्वेक्स फेस होता है सिस्टर्नी का, उसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, और जो कॉन्केव फेस है उसे ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। इसमें अलग 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 प्रोटीन्स या बाकी सेल प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग होती है। डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलरली या इंट्रा सेलुलरली रिलीज करने हैं उसकी पैकेजिंग होती है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस होती है। देन लाइसोसोम बनाया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। जिन लोगों को डाउट्स है वो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7972312550 इस नंबर पर। जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू।